हेलो एवरीवन। हम लोग मार्केट और उसके टाइप्स पढ़ रहे थे, बाज़ार और उसके प्रकार। आज हम करेंगे कुछ क्लासिफिकेशन हमने कर लिया था। आज हम करेंगे कार्य के आधार पर बाज़ार या मार्केट बेस्ड ऑन फंक्शन। किस प्रकार का बाज़ार का कार्य है उसके अनुसार हम उसका वर्गीकरण आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है सामान्य या मिश्रित बाज़ार। सामान्य या मिश्रित बाज़ार या मिक्स्ड मार्केट क्या होता है, जिसमें एक ही बाज़ार के अंदर अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो हैं उपलब्ध हैं। जैसे वहाँ पे आपको सब्जियाँ भी उपलब्ध है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, बिल्डिंग मटेरियल्स भी है, कपड़े भी हैं, है ना। तो ऐसे मार्केट में जहाँ पर कि सब प्रकार की वस्तुएं जो हैं वो उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य या मिश्रित बाज़ार। ठीक है। फिर हम सेकंड जो इसके अंदर आता है फंक्शन के अकॉर्डिंग, वो है विशिष्ट बाज़ार या स्पेशलाइज्ड मार्केट। विशेष बाज़ार या स्पेशलाइज्ड मार्केट क्या होता है, जिसके अंदर कुछ वस्तु विशेष का वो बाज़ार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे कई जगह पे ऐसे मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होते हैं जहाँ पे आपको सब इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा। कई सब्ज़ी मार्केट है तो वहाँ पे आपको सिर्फ सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स और ये चीज़ें मिलेंगी, है ना। धान मंडी है जैसे, तो वहाँ पे सिर्फ ग्रेन्स या जो है दालें, ये चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट बाज़ार, जहाँ पर कि किसी एक विशेष वस्तु का ही वो मार्केट होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है थर्ड टाइप है, इसमें नमूनों द्वारा बिक्री या मार्केटिंग बाय सैंपल्स। इसमें क्या होता है, जो क्रेता है या जो बायर है, उसके पास में इतना समय नहीं होता कि वो जाकर पूरे सामान को जो है एक एक करके जो है उसको परखे या उसको देखे, उसको एनालाइज करे। तो उसमें क्या होता है कि जो विक्रेता होता है वो अपना एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, या हिंदी में हम इसे कहेंगे विक्रय प्रतिनिधि, जो है वो अपॉइंट करता है। और ये विक्रय प्रतिनिधि जो होता है, ये अलग अलग जो क्रेता होते हैं उनके पास जाता है और अपनी कंपनी का जो सैंपल है वो उनको दिखाता है। अगर उन लोगों को पसंद आता है तो वो अपना ऑर्डर बुक कर देते हैं कि हमें ये सैंपल अच्छा लगा और हमें इसकी इतनी मात्रा की आवश्यकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, नमूनों द्वारा बिक्री या मार्केटिंग बाय सैंपल्स। ठीक है। फिर है श्रेणीकरण द्वारा बिक्री या मार्केटिंग बाय ग्रेडिंग। ठीक है। ग्रेडिंग या श्रेणीकरण क्या होता है कि हम एक ही, जैसे मान लीजिए राइस है, ठीक है, तो राइस की अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, अलग अलग जो है टाइप्स होते हैं। तो उसको हम श्रेणियों में विभक्त कर देते हैं ना, कि ये बासमती है, ये इवन आप ग्रेन्स में अनाज को देखेंगे या गेहूं को देखेंगे तो उसके भी अलग अलग वैरायटीज़ होती है कि ये फार्मी गेहूं है, ये है ना। तो इस तरीके से इसकी ग्रेडिंग कर दी जाती है और उसके अनुसार जो है उनको सेल आउट किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, श्रेणीकरण द्वारा बिक्री। इसमें जो क्रेता होता है उसको सिलेक्शन उसका जो है थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी बस श्रेणी देख लेता है कि मुझे इस क्वालिटी का, इस ग्रेड का जो है सामान चाहिए। तो वो उसके लिए आसानी हो जाती है उस सामान को सेलेक्ट करने में या जो है उसको चूज़ करने में। उसके बाद है प्रतियोगिता के आधार पर बाज़ार। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, अभी हमने किया कार्य के आधार पर बाज़ार, अभी हम करेंगे प्रतियोगिता के आधार पर बाज़ार। देखिए, जो भी मार्केट होता है या बाज़ार होता है, वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स होती है ना, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, उनमें आपस में कंपटीशन होता है। ठीक है। कई मार्केट्स में तो आप जाएंगे कि कपड़ा बाज़ार है और वहाँ पर कुछ लोग इसीलिए रखे जाते हैं कि वो बाहर खड़े होकर लोगों को बुलाते हैं कि आप आइए और ये लीजिए, और है ना। तो वो सिर्फ परस्यू क्योंकि उस मार्केट में आपस में जो विक्रेता हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो अब हम देखेंगे कि कंपटीशन के आधार पर मार्केट को हम कितने टाइप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला है पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है, या पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार क्या होता है, जहाँ पर कि एक फेयर कंपटीशन होता है कि अगर आपने इस दुकान से लिया है कोई चीज़, तो वहाँ पर भी वो चीज़ का दाम वही होगा, वही क्वालिटी होगी जो कि उसके पास वाली दुकान पे या दूसरी दुकान पर होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन है, कि ऑप्शन है कस्टमर के पास में कि वो कौन सी दुकान से
या कौन से विक्रेता से अपना सामान परचेज करता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सबके लिए खुले इसलिए है क्योंकि सब जो है एक परफेक्ट कंपटीशन में है, यानी सब जगह पर दाम भी एक ही मिलेगा और क्वालिटी भी एक जैसी ही मिलेगी। इसलिए इस तरीके के मार्केट को हम क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगी बाजार। ठीक है, देखिए इसके जो है कुछ विशेषताएं होती हैं, वो मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ में आ जाएगा कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार हम किसे कहते हैं। पहला है, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक हो। ठीक है, क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है तभी कंपटीशन होगा, है ना। और तभी अगर कोई एक ही विक्रेता है तो वो अपनी मनमर्जी के दाम लगा सकता है उसको, क्योंकि ये कंफर्म होता है कि ये सामान जो है ये केवल मेरे पास में ही उपलब्ध है, इसलिए मैं इसका मनचाहा दाम लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में जहाँ पर कि परफेक्ट कंपटीशन है, वहाँ पर क्रेताओं की और विक्रेताओं की बहुत अधिक मात्रा रहती है या उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। जो कंज्यूमर है या जो बायर है वो भी बहुत हैं, तो विक्रेता को भी ये टेंशन नहीं होता कि ये नहीं लेगा तो क्या होगा। ठीक है, उनके पास में भी बहुत ऑप्शन है, बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर कि एक दूसरे के प्रति कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, ना कंज्यूमर्स में इनसिक्योरिटी होती है और ना ही जो विक्रेता है या जो सेलर है उसके अंदर भी किसी प्रकार की कोई इनसिक्योरिटी होती है। सेकंड पॉइंट है, इन्हें बाजार की दशाओं के बारे में पूर्ण जानकारी और ज्ञान होता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन कब आता है? कि जब उनको अच्छे से कंफर्म होता है कि मार्केट कैसा चलने वाला है, दाम बढ़ने वाले नहीं है ना, या दाम स्टेडी रहेंगे। वो पूरा जो है नॉलेज अपना रखते हैं मार्केट के बारे में, जो भी कमोडिटी है उसकी कॉस्ट के बारे में कि ये बढ़ने नहीं वाली है, अचानक से नहीं बढ़ेगी, या है ना। जब आप देखेंगे कि जब देश के अंदर एक सुव्यवस्था चल रही होती है, शासन चल रहा होता है, तो क्या होता है कि जो दाम है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते। लेकिन कोई इमरजेंसी, कोई वॉर की कंडीशन होती है, या जैसे अभी कोविड का चल रहा है, तो वहाँ पर बहुत चांसेस होते हैं कि सामान्य चीज़ों के दाम में जो है फ्लक्चुएशन आता रहता है। ठीक है, फिर है उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता हो। ठीक है, पूर्ण गतिशीलता उत्पादन की उसमें कैसे? कि जब विक्रेता को ये पता होता है कि जितना सामान वो बेच देगा आसानी से वो और मंगा सकता है, उसको सप्लीमेंट कर सकता है। इवन बायर को ये कंफर्म होता है कि इस सामान की कोई कमी नहीं होने वाली है, तो वो अपनी मर्ज़ी से लेता है। अगर विक्रेता उसको कहता भी है कि ये सामान ख़त्म होने वाला है या जो है इसकी बहुत मांग है, तो भी एक टेंशन नहीं होता है, या वो उसके ज़्यादा दाम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि इसकी सप्लाई बराबर बनी हुई है। जब किसी भी कमोडिटी की सप्लाई बराबर बनी हुई होती है तो उसकी जो कॉस्ट है या उसका जो प्रोडक्ट की जो रेट है उसमें बहुत फ्लक्चुएशन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है क्रेता और विक्रेता में पूर्ण एवं स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा हो। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो माने कि जो विक्रेता है उसके पास भी ऑप्शन है कि ठीक है आपको इस दाम में लेना है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, और जो विक्रेता है और क्रेता है दोनों को ही ये रहता है कि ये दाम फिक्स हैं, तो उनके पास में चॉइसेस और ऑप्शंस जो हैं वो बहुत सारे होते हैं। विक्रेता के पास में क्रेता बहुत सारे होते हैं और क्रेता के पास में उस प्रोडक्ट के लिए विक्रेता बहुत होते हैं, जहाँ से वो अपनी सिलेक्शन की चीज़ जो है, अपने पसंद की चीज़ जो है वो बाय कर सकता है या खरीद सकता है। ठीक है, फिर है वस्तु में समरूपता हो, अर्थात वस्तु विभेद नहीं, यानी जो वस्तु है वो एक जैसी हो, यानी जो क्वालिटी यहाँ मिल रही है वो क्वालिटी ही वहाँ मिलेगी, है ना। क्योंकि जब एक जैसी क्वालिटी होगी तभी जो विक्रेता है वो दाम को फ्लक्चुएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जहाँ पर उसके पास में एक डिफरेंट क्वालिटी की चीज़ होगी वहाँ पे वो मोनोपोली करेगा। हम आगे पढ़ेंगे मोनोपोली क्या होता है। ठीक है, फिर है समस्त बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य। पूर्ण प्रतिस्पर्धा कब होगी? जब एक वस्तु की जो कॉस्ट है, एक कमोडिटी की जो कॉस्ट है, वो हर विक्रेता एक जैसा ही दाम लगाएगा, तब उसे हम कहते हैं कि ये जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट या परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है। ठीक है, फिर है फलों में प्रवेश और बहिर्गमन की पूर्ण व्यवस्था
या स्वतंत्रता हो, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, ठीक है। ऐसा मार्केट जहाँ पर कि कोई भी फर्म आके अपना काम कर सकती है, या किसी भी फर्म को अगर प्रॉपरली वो सप्लाई नहीं कर रही है, क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, तो उसको एग्जिट किया जा सके, ठीक है। तो ऐसे मार्केट को भी हम क्या कहते हैं कि वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है ना, कि जो फर्म बहुत अच्छी वो कर रही है तो उसको सब सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं है, रिपोर्टिंग अच्छी नहीं आ रही है, तो उसको उस फर्म को बायकॉट भी कर देते हैं, ठीक है। फिर है सभी विक्रेता वस्तु की एक समान इकाइयाँ बेचते हो, यानी एक समान इकाइयाँ बेचते हो। देखिए कि जो भी मान लीजिए इतने दाम में इतनी चीज़ अवेलेबल होगी, ठीक है, तो एक समान इकाइयाँ जब सारे विक्रेता बेचते होंगे तभी उसे हम एक क्या कहेंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कहेंगे, ठीक है। फिर हमने जो इतनी सारी क्वालिटीज़ की बात की, अगर हम उसे वैसे देखें या उसको एनालाइज करें, इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो एक बहुत ही आइडियल जो है एक सिचुएशन है, एक बहुत ही आइडियल व्यवस्था है, जो कि सामान्यतया मिलना जो है मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विक्रेता है या जो क्रेता है वो अपनी टैक्टिक्स से या अपनी किसी भी उससे हुनर से, है ना, जो है अपने रेट्स में कम ज़्यादा कर देते हैं या इस तरीके से होता है। तो ये सिचुएशन को अचीव करना जहाँ पर कि पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार हो, ये एक आइडियल कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रतियोगिता के आधार पर जो मार्केट होता है वो होता है अपूर्ण प्रतियोगी बाज़ार या इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ऐसा मार्केट जहाँ पर कि कंपटीशन इम्परफेक्ट हो, एक जैसा नहीं हो, आइडियल नहीं हो, जैसा कि हमने अभी ऊपर वाले केस के अंदर पढ़ा है। तो मैं इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ूंगी। ये जो अपूर्ण प्रतियोगी बाज़ार है, ये कहीं ना कहीं जो पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार है और जो मोनोपोली है, उन दोनों के बीच की सिचुएशन है। अब मोनोपोली क्या होती है, मैं यहाँ पर थोड़ा समझा देती हूँ, नहीं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मोनोपोली इज़ बेसिकली क्या, कि जब मेरे पास में ही केवल एक कमोडिटी है ना, मैंने कहीं बाहर से कोई चीज़ लेकर आई हूँ और मैं उसको सेल आउट कर रही हूँ, किसी भी विक्रेता के पास में वो चीज़ उपलब्ध नहीं है, तो मैं अपनी मन मर्जी से उस चीज़ के दाम लगा सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरी मोनोपोली होगी, क्योंकि केवल मेरे पास ही जो विक्रेता है उसको ये कंफर्म है कि ये चीज़ मेरे पास ही है, और जो क्रेता है उसको जक मार के मेरे पास में आना ही पड़ेगा इस चीज़ को अगर ख़रीदना है तो मैं अपनी मन मर्जी के दाम लगा सकता हूँ कि आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो नहीं, ठीक है। वो उसके दाम डबल करके भी लगा सकता है, ट्रिपल करके भी, वो उसकी मर्ज़ी है कि वो उसमें कितना प्रॉफिट कमाता है, और क्रेता को भी उसको लेना पड़ता है क्योंकि उसके पास में भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो अपूर्ण प्रतियोगी बाज़ार जो है, इसकी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहली है, क्रेता और विक्रेता की संख्या अपेक्षाकृत कुछ कम होती है। जो हमने ऊपर वाले ऑप्शन में पढ़ा कि उसमें क्रेता और विक्रेता बहुत सारे होते हैं, इसलिए ना तो क्रेता को टेंशन होता है ना विक्रेता को। वेरएज यहाँ पर कुछ कम संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं, तो उनको एक दूसरे के इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इनमें प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। इनमें जो है प्रतिस्पर्धा का अभाव कैसे होता है कि हर इंसान जो है, क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं है ना, हो सकता है किसी के पास में जो है, क्योंकि मार्केट छोटा है तो उनको ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार के कि एक ही कमोडिटी की बहुत सारी जो है दुकानें हैं, ठीक है, या बहुत बड़ा मार्केट है, तो वहाँ पर तो प्रतिस्पर्धा होगा कि कोई मेरे से ही खरीदे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक या दो ही विक्रेता हैं एक प्रकार की कमोडिटी को सेल करने के लिए, तो इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा उनमें नहीं पाई जाती है। फिर है, साधनों में पूर्ण गतिशीलता नहीं पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जो कमोडिटी है उसकी सप्लाई बराबर बनी रहती है, इसलिए विक्रेता या क्रेता को कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती है कि उस कमोडिटी की कोई कमी आ जाएगी या उसके दाम में कोई फ्लक्चुएशन आ जाएगा, ठीक है।
लेकिन इस प्रकार के मार्केट के अंदर जो सप्लाई है वो कई बार जो उसका हम कहेंगे कि जो कमोडिटी सेल हो रही है उससे मैच नहीं करती है। तो इसमें इस वजह से जो है दाम में कई बार फ्लक्चुएशन आता रहता है। ठीक है, उसके बाद है साधनों में पूर्ण गति क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं रहता है। ठीक है, दोनों को ही हम कहेंगे, क्रेता और विक्रेता दोनों को ही जो मार्केट है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर नहीं होती है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि उनको पूर्ण जानकारी होती है कि रेट्स कब डाउन हो रहे हैं, या जनरली जो छोटी जगहें हैं वहाँ पर इस प्रकार के अपूर्ण प्रतियोगी बाजार जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु में समरूपता नहीं रहती, अर्थात विभेद रहता है कि जो वस्तु या कमोडिटी की जो क्वालिटी होती है, जो उसका जो क्वालिटी या उसके जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कपड़ा भी है तो किसी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कहीं पर क्वालिटी जो है वो बहुत लो क्वालिटी है। ठीक है, फिर है वस्तु का मूल्य समान नहीं रहता है। जब क्वालिटी समान नहीं है, जबकि बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो जो मूल्य है वो भी कैसा रहता है, समान नहीं रहता है। ठीक है, फिर है वस्तु के साथ ही साधनों की कीमतों में भी अंतर होता है ना, कि कीमतें भी, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो कीमतों में भी अंतर होता है, क्योंकि सप्लाई प्रॉपर नहीं है। तो जब जैसे ही सप्लाई कम होने लगती है तो जो विक्रेता है उसके पास में सामान कमोडिटी कम है तो वो उसको अधिक दाम में बेचने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आपके जो है अपूर्ण बाज़ार जो है ये आपके पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार और मोनोपोली के कुछ बीच की सिचुएशन होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक तीसरा और ऑप्शन है, उसको हम भी आज कर लेते हैं तो ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा इसका प्रकार है मोनोपोली या एकाधिकार। ठीक है, जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है एकाधिकार। ठीक है, कि किसी एक ही व्यक्ति का किसी एक ही कमोडिटी के ऊपर अधिकार होता है कि उसी के पास में वो चीज़ अवेलेबल है और क्रेता के पास में भी ऑप्शंस नहीं होते हैं, इसलिए वो विक्रेता जिस भी दाम पर उस चीज़ को बेचता है नहीं बेचता है, वो टोटली उसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि उसकी इच्छा है उस चीज़ को कितने भी दाम में बेचे। ठीक है, फिर है इसकी हम क्वालिटीज़ अगर देखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला है कि एकाधिकार बाज़ार जो होता है उसमें या मोनोपोली मार्केट जो है उसमें क्या है, विक्रेता एक ही होता है, किसी एक वस्तु के लिए एक ही विक्रेता होता है, इसलिए उसकी मोनोपोली चलती है। ठीक है, दूसरा है वस्तु की स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव, यानी मान लीजिए एक ही विक्रेता है और वो कोई एक पर्टिकुलर टाइप का कपड़ा बेच रहा है, तो उस मार्केट में उस पर्टिकुलर कपड़े का कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है। मान लीजिए कि कहीं पर कोई सिल्क का कपड़ा बहुत ज़्यादा दाम में बेच रहा है, तो अगर कोई कंज्यूमर होगा तो वो ये भी कर सकता है कि कोई बात नहीं, मैं सेमी सिल्क ले लूँगा इसकी जगह पर वो सेमी सिल्क वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए, तब वो उसकी मोनोपोली को तोड़ सकता है ना। लेकिन ऐसे मार्केट जो कि मोनोपोली मार्केट है वहाँ पर उन चीज़ों का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है, जिससे कि वो क्रेता ये कह सके कि कोई बात नहीं, अगर आप इतने दाम में दे रहे हो तो हम नहीं लेंगे इसको, इसकी जगह हम ये ले लेंगे। लेकिन वहाँ पर मोनोपोली मार्केट में इस प्रकार का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं होता है। ठीक है, फिर है एक ही फर्म, उद्योग या कंपनी, किसी एक प्रकार या एक कमोडिटी की एक ही फर्म का होना, एक ही उद्योग का होना या एक ही कंपनी का होना मोनोपोली को जन्म देता है। ठीक है, फिर है पूर्ति पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण, जो विक्रेता है उसका ही पूरा नियंत्रण रहता है कि वो कितनी कमोडिटी की यूनिट्स जो है वो सेल करेगा, वो लेकर आएगा, है ना। तो ये टोटली जो है उस विक्रेता जो कि मोनोपोली कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, फिर है विक्रेता द्वारा मनमाने ढंग से वस्तु का मूल्य निर्धारण।
जो विक्रेता होता है वो अपनी मन मर्जी से किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो निर्धारित करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में ही केवल वो कमोडिटी उपलब्ध है, उसको अच्छे से पता होता है। उसका कितने नंबर लेके आने हैं, कितनी मात्रा लेके आनी है, वो भी वही निर्धारित करता है। इसलिए वो अपनी मन मर्जी से जो है किसी भी वस्तु का मूल्य जो है वो निर्धारित करता है कि इस चीज़ का मैं इतना ही मूल्य लगाऊंगा, या आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं ना कई बार हमारे सामने, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोपोली। और हमें भी पता होता है कि ये चीज़ यहीं पर मिलेगी और कहीं मिलेगी नहीं, तो हम जानते हैं कि इसके दाम ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम उस कमोडिटी को वहीं से परचेज करते हैं, तो इसे हम कहते हैं एकाधिकार या मोनोपोली। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे विक्रय की मात्रा के अनुसार मार्केट कितने प्रकार के होते हैं।